अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा माइक्रोटोमी रह गया था। ठीक है, माइक्रोटोमी एक हमारे पास ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम हमारे जो सेक्शंस होते हैं ना हम उन्हें कट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइस जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं उसे माइक्रोटोम कहते हैं और इस प्रोसीजर को माइक्रोटोमी कहते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोग काफ़ी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमारे पास फिक्सेशन थी, एम्बेडिंग थी, जो मेन चीज़ें थी। ठीक है, अब आज का हमारा फोकस किस पे रहेगा? माइक्रोटोमी पे, कि आपने टिश्यूज को किस तरह से कट करना है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से डायग्राम दिखाऊं माइक्रोटोम की, ठीक है, आपने सेक्शनिंग करनी है माइक्रोटोम के थ्रू करनी है। लेकिन उससे पहले हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हिस्टोलॉजी से। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड हाउ दिस टिश्यूज आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन्स। हिस्टोलॉजी सिंपल वे में टिश्यूज की स्टडी है और ये टिश्यूज आपको पता है कंबाइन होके सारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। सेल्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से बाद में पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है हिस्टो, इसका मीनिंग होता है टिश्यू या वेब। अच्छा, आपको पता है टिश्यू में सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं हिस्टोलॉजी में। द फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो टिश्यू का फंक्शन है वो डिपेंड करता है उसका इंटरेक्शन जो दूसरे सेल्स के साथ है, साथ साथ उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, द स्टडी ऑफ टिश्यूज डिपेंडेंट ऑन माइक्रोस्कोपी। हमारे पास अगर आपने टिश्यू को स्टडी करना है ना, तो सारे प्रोसीजर्स के थ्रू जब आप उसे गुजारोगे उसके बाद आपने हमेशा उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप को भी आपने डिटेल में पढ़ना है। अब आ जाओ माइक्रोटोमी की तरफ। माइक्रोटोमी क्या होती है? माइक्रोटोमी को सेक्शन कटिंग भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन। कि आपका जो टिश्यू स्पेसिमेन था, जो एक पैराफिन वैक्स में आपने होल्ड किया हुआ था, उसकी क्या करनी है? आपने थिन स्लाइसेस बनाने हैं। किस प्रोसीजर के लिए? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। इट इज यूज टू स्टडी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स और टिश्यूज। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, टिश्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडीज हैं, आपने उसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री चेक करनी है, ऑर्गेनेल्स देखनी है। जो कुछ भी आपने देखना है ना, इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। और वो कट आप किसके थ्रू करोगे? माइक्रोटोमी के थ्रू कट करोगे। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू आइडेंटिफाई abnormalities। ये चीज़ हम हिस्टोपैथोलॉजी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने क्या करनी है abnormalities को, डिजीज टिश्यू को या एटिपिकल अपीयरेंस, कि कोई ऐसी अपीयरेंस जो उस टिश्यू की नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है तो आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। डिजीज की प्रोग्रेशन को आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, माइक्रोटोमी ये करने से पहले आपको सारे प्रोसीजर्स बताएं कि हमने सबसे पहले फिक्सेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर सेक्शनिंग। ये वाला पार्ट जो है ना, सेक्शनिंग वाला, ये माइक्रोटोमी वाला है। फिर स्टेनिंग करनी है, फिर माउंटिंग करनी है। माउंटिंग के बाद एंड पर इसमें आते हैं माइक्रोस्कोपी आता है। ठीक है, अच्छा, फिक्सेशन आप क्यों करते हो? ताकि सेल डीके को प्रिवेंट कर सको। सेल डीके क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा? जैसे ही आपने किसी भी ऑटोप्सी या बायोप्सी के थ्रू कोई टिश्यू लिया होगा, टिश्यू में ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है या पुट्रीफैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ऑटोलाइसिस क्या होता है कि टिश्यू का अपना एंजाइम्स, टिश्यू के अपने एंजाइम्स उस टिश्यू को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। और पुट्रीफैक्शन ये होती है कि बाहर से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में टिश्यू क्या हो रहा है? डिके हो रहा है। सेल जो है वो डिके हो रहा है। तो उसे प्रिजर्व करने के लिए अपनी अपनी ही अपीयरेंस में, ठीक है, उसके करेक्ट अपीयरेंस में उसे प्रिजर्व करना इज नोन एज द फिक्सेशन। प्रोसेसिंग में आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा था जिसमें आप उसे अल्कोहल के थ्रू गुजारते हो, असेंडिंग अल्कोहल। ठीक है, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह करके आप अल्कोहल्स के थ्रू गुजारते हो, डिहाइड्रेशन कराते हो। फिर क्लियरिंग एजेंट यूज करते हो, फिर एम्बेडिंग कराते हो। एम्बेडिंग में आप उसे पैराफिन वैक्स में जो है ना एम्बेड कर देते हो। फिर पैराफिन वैक्स में एम्बेड करने के बाद आती है सेक्शनिंग, जिसमें आपने कट करने हैं उसके वेरी थिन सेक्शंस को। जो एम्बेडेड ब्लॉक था उसे आपने कट करना है। फिर आप उसकी स्टेनिंग कराते हो। स्टेनिंग क्या होती है? स्टेन का यूज करते हो ताकि आप विजिबल कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्रिएट कर सको और उसके थ्रू फिर आप स्लाइड को देख सको। फिर एंड पर आती है माउंटिंग। माउंटिंग ये होता है कि आपने ना, आपकी जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर एक और माउंटिंग एजेंट डालते हैं एंड देन स्लाइड को टोटली प्रिजर्व कर देते हैं और वो एक परमानेंट स्लाइड बन जाती है आपकी। माउंटिंग भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिक्सेशन पे आ जाओ। फिक्सेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज फ्रॉम डीके ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफैक्शन। ऑटोलाइसिस क्या था? कि सेल के अपने ही एंजाइम्स उसको खराब करें, अपने एंजाइम्स उसको डैमेज करें। पुट्रीफेक्शन क्या था? कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उस सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने उसे प्रॉपर प्रिजर्व ना किया। ठीक है, तो सैंपल्स ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू आर फिक्स टू प्रिजर्व द सेल्स टिश्यू इन नेचुरल स्टेट एज पॉसिबल। मतलब आपने उसे नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व करना है।
केमिकल फिक्सेटिव्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और केमिकल फिक्सेटिव्स मैंने आप लोगों को क्लास में भी लिखवाया था, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड था, ग्लूटाराल्डिहाइड था, इसके अलावा उसमें पिक्रिक एसिड आ जाता था, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या आ जाते थे, फिक्सेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। इवन द मोस्ट केयरफुल फिक्सेशन ऑल्टर्स द सैंपल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा, फिक्सेशन अब बहुत ही केयरफुली की जाती है, मतलब जितनी क्वांटिटी में आपने लेना है अपना सैंपल, और कितनी क्वांटिटी में सैंपल लेना है, कितनी क्वांटिटी में आपने अपना फिक्सेटिव लेना है, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। तो केयरफुल फिक्सेशन बहुत डिपेंड करती है कि कहीं ना कहीं कोई खराबी ना आ जाए। अगर कोई खराबी आ जाए ना, उसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर्स और फीचर्स इन टिश्यू दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आर्टिफैक्ट्स अब ऐसे स्ट्रक्चर्स और फीचर्स आ जाएंगे टिश्यू में एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन, और फिर वो स्टेनिंग में भी वही चीज़ें नजर आएंगी, मतलब वो प्रॉपर नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से इंटरफेयर करेंगी आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। जिस तरह के पिगमेंट्स फाउंड बाय फिक्सेटिव, हो सकता है आपको ऐसा फिक्सेटिव यूज कर लो जो पिगमेंट्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तो आपके पास जो स्लाइड है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। द चॉइस ऑफ फिक्सेशन मेथड एंड स्पेसिफिक फिक्सेटिव में डिपेंड ऑन द सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स। अच्छा, फिक्सेशन में और स्पेसिफिक फिक्सेटिव के वेरी सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, जो कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि आपने फिक्सेशन के लिए फॉर्मेलिन, बेकर्स फॉर्मेलिन आपने देखी थी, इसके अलावा आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे थे कि कितने परसेंट सॉल्यूशंस यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिक्सेशन एक ऐसा रिएक्शन है बिटवीन फिक्सेटिव एंड प्रोटीन इन द स्पेसिमेन व्हिच फॉर्म्स अ जेल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, फिक्सेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो आप फिक्सेटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करता है कि टिश्यू के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होंगी ना, उनकी क्या कराना स्टार्ट कर देता है, क्रॉस लिंकिंग। प्रोटीन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन हो जाती है, और इस वजह से आपका जो टिश्यू है वो फिक्स हो जाता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, कीपिंग एवरीथिंग एज देयर इन विवो रिलेशन टू ईच अदर। मतलब सब कुछ प्रिजर्व हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, कोई चीज़ वहां से हिलेगी नहीं। प्रोटीन देखो जब क्रॉस लिंक कर ले, क्रॉस लिंक का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ और मजबूत हो गई है, ठीक है। तो फिक्सेशन उसे मजबूती प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिक्सेशन के एम्स क्या है? प्रिवेंट करना है आपने ऑटोलाइसिस को, बैक्टीरियल अटैक को, टिश्यू को फिक्स करना है ताकि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो और उसकी शेप चेंज ना हो प्रोसेसिंग के दरमियान, ठीक है। प्रिपेयर टिश्यू एंड लीव्स देम इन अ कंडीशन व्हिच विल अलाउ क्लियर स्टेनिंग ऑफ द सेक्शंस। ऐसे टिश्यूज को प्रिपेयर करना है और उसे ऐसी कंडीशंस में रखना है जिससे आप क्लियर स्टेनिंग कर सको सेक्शंस की। मतलब एंड रिजल्ट तक आपके सारे प्रोसेसेस सीधे सीधे होते आने चाहिए, कहीं पे भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप कहीं ना कहीं गलती होगी, फिक्सेशन में गलती हो गई है, प्रिजर्वेशन में गलती हो गई है, ठीक है, या अगर माइक्रोटोमी सेक्शन के दरमियान कोई सेक्शन प्रॉपर नहीं कट हुआ, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो है ना स्लाइड्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, उसमें आर्टिफैक्ट्स देखने को नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने स्टेनिंग तक सब कुछ सही लेकर जाना है, टू लीव द टिश्यू इन अ लाइफ लाइक स्टेट, ताकि वो आपको पता चले कि टिश्यू जो था वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से आपके पास फिक्सेटिव्स आ गए हैं। फिक्सेशन दो तरह से है कि आपके पास कौन सी है, केमिकल फिक्सेशन है। केमिकल फिक्सेशन में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है ना, वो प्रिजर्व किए जाते हैं इन अ स्टेट एज क्लोज टू दैट ऑफ द लिविंग टिश्यू एज पॉसिबल, कि मतलब आप एक ऐसी स्टेट में लिविंग टिश्यू को प्रिजर्व कर रहे हो जिसमें ऐसा लगे कि वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ केमिकल फिक्सेटिव दैट कैन स्टेबलाइज प्रोटीन्स। इसके लिए आपको केमिकल फिक्सेटिव्स चाहिए जो प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करें। प्रोटीन को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब है कि उनको क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड कर देगा, न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीन को, एंड बाकी जो दूसरे सब्सटेंसेस वगैरह म्यूको सब्सटेंसेस ऑफ द टिश्यू, उन्हें इनसॉल्युबल रखेगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखो कुछ केमिकल फिक्सेटिव्स हैं। एसिटिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड 10%, एथेनॉल, ग्लूटाराल्डिहाइड 2.5% यूज होता है, मेथनॉल है, पिक्रिक एसिड है, ऑस्मिक एसिड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये भी कुछ फिक्सेटिव्स हैं। आप लोग को जो मैंने क्लास में लिस्ट लिखवाई थी उसमें ये वाले भी ऐड कर लें। अच्छा, अब जो टिश्यू सैंपल है इट मस्ट बी कट इनटू स्मॉल क्यूब्स। अब जो टिश्यू सैंपल आपका आ जाएगा ना, उसे आपने स्मॉल क्यूब्स में कट करना है, अराउंड 1 सेंटीमीटर इंटू 1, मतलब हर तरफ से 1 1 1 1, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने बनानी है। अच्छा, एंड इट शुड बी पुट इनटू फिक्सेटिव, उसे आपको फिक्सेटिव में रख देना फॉर 24 से 48 आवर्स। मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव जो यूज होता है ना, वो फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन होता है। अच्छा, आप फ्रोजन सेक्शन, आप ना टिश्यू को फ्रीज करके भी कट करा सकते हो, वो फ्रीजिंग माइक्रोटोम में कट होता है, और उसे क्रायो माइक्रोटोम कहते हैं। ऐसा माइक्रोटोम जिसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसमें आपका जो सेक्शन होता है ना टिश्यू वाला, वो फ्रोजन स्टेट में होता है, बिल्कुल ही सॉलिड, एंड माइनस में उसका टेम्परेचर होता है। तो वो किस में फिक्सेशन होगी उसकी, फ्रीजिंग माइक्रोटोम में या क्रायो माइक्रोटोम में। अच्छा, फ्रोजन सेक्शंस देखिएगा, स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू कितने हैं, 5
मिलीमीटर 5 मतलब लेंथ एंड विड्थ 5 है, ब्रेड्थ कितनी है 3 मिलीमीटर है। प्लेस इन अ क्रायो प्रोटेक्टिव एम्बेडिंग मीडियम, एक ऐसा मीडियम अब रहेगा जो क्रायो प्रोटेक्टिव है, मतलब ऐसा मीडियम जो बहुत ही लेस टेम्परेचर पे उस टिश्यू को प्रिजर्व कर सकता है, ऐसा मीडियम। ठीक है, देन दे आर स्नैप फ्रोजन, फिर उन्हें क्या करेंगे आप स्नैप फ्रोजन क्या होता है कि रैपिड कूलिंग फॉर प्रिजर्वेशन, कि जैसे कि आपने उसे क्रायो प्रोटेक्टिव एम्बेडिंग मीडियम में डाला ना, आप उसे रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करोगे इन आइसोपेंटेन, जो कि एक अल्केन है, अल्केन में आप उसे रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करोगे, कूल बाय लिक्विड नाइट्रोजन, एंड देन आप उसे लिक्विड नाइट्रोजन, आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब माइनस में इतना कम होता है, तो मतलब वो जो सेक्शन था टोटली फ्रीज हो जाएगा। द टिश्यू इज देन सेक्शन इन अ फ्रीजिंग माइक्रोटोम, टिश्यू फिर है वो फ्रीजिंग माइक्रोटोम में या क्रायो माइक्रोटोम में उसे सेक्शन कराया जाता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कट किए जाते हैं फर्दर स्टडी के लिए। Sections are then fixed by immersion in a specific fixative or series, फिर sections को एक स्पेशल फिक्सेटिव्स के थ्रू जो है ना फिक्स कराया जाता है, सीरीज ऑफ फिक्सेटिव्स यूज किए जाते हैं फॉर द कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। प्रोसेसिंग में आ जाइएगा, प्रोसेसिंग क्या है, टू embed tissues in a solid media firm enough to support them। ठीक है, आप ना आपका सॉलिड मीडिया कौन सा था, एम्बेडिंग मीडिया, आपका वो सॉलिड मीडिया किस लिए यूज हो रहा था, सपोर्ट करने के लिए, सॉलिड मीडिया, सपोर्टिंग मीडिया, एम्बेडिंग मीडिया, सारी चीजें सेम है। वो क्यों यूज कर रहे हो आप, ताकि आप उसे सफिशिएंट रिजिडिटी दे सको, ताकि वो थिन सेक्शंस को कट कर सके, एंड गेट सॉफ्ट इनफ नॉट टू डैमेज द नाइफ और द टिश्यू, लेकिन इतना इस तरह भी ना हो कि इतना हार्ड भी ना हो कि आपकी जो नाइफ है उसे डैमेज करे। ठीक है, अच्छा, स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में देखो, डिहाइड्रेशन है, क्लियरिंग है, इनफिल्ट्रेशन है, ये सारी कितनी प्रोसेसिंग की स्टेज हैं। प्रोसेसिंग की स्टेज में आपको वैसे कितनी 12-13 लिखवा चुकी हूँ, आपने यहाँ पे वो वाली लिखनी है जो मैंने आपको क्लासरूम में लिखवाई थी। ठीक है, अच्छा, डिहाइड्रेशन हम क्लासरूम में डिस्कस कर चुके थे कि आपने असेंडिंग सीरीज में जो था ना, ये एथेनॉल को यूज करना था, 10 से 20, 50, 70, 95 फिर 100। ठीक है, आप एथेनॉल यूज कर सकते हो, मेथेनॉल, एसीटोन, कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, टिश्यूज में भी हेल्ड एंड स्टोर्ड इंडेफिनिटली इन 70% एथेनॉल विदाउट हार्म, और टिश्यूज अगर 70% अल्कोहल में स्टे कर रहे हैं तो उनमें कोई कोई खराबी नहीं आ सकती, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व रहेंगे। क्लियरिंग आपने पढ़ी थी। ठीक है, क्लियरिंग में क्या होता है कि आपने कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने हैं, जिस तरह की जाइलिन है, टोलिन यूज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, प्रोपाइलिन ऑक्साइड है, ये क्लियरिंग में ये वाले एजेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, और आप क्लियरिंग क्यों कराते हो, ताकि आप अल्कोहल को रिमूव कर दो। इससे पिछला स्टेप कौन सा था, डिहाइड्रेशन था, डिहाइड्रेशन में क्या यूज हो रही थी, अल्कोहल यूज हो रही थी, तो उस अल्कोहल को रिमूव कराने के लिए आपने क्या यूज किया, क्लियरिंग एजेंट यूज किया, जो कि जाइलिन और ये पांचों हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसमें से। अल्कोहल रिमूव होगा, एंड अब क्या होगा कि जब उस टिश्यू में से अल्कोहल रिमूव हो जाएगा ना, तो वो इजीली पैराफिन से इनफिल्ट्रेशन या पैराफिन से इम्प्रेगनेशन हो जाएगी उसकी। अब इनफिल्ट्रेशन इम्प्रेगनेशन क्या होती है कि पैराफिन उसके साथ अटैच हो जाएगी आगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग। इसमें क्या है, टिश्यूज फर्स्ट पुट इन 58 डिग्री सेल्सियस हॉट पैराफिन बैग्स फॉर 1 आवर, मतलब आपके पास 1 घंटे के लिए टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है, इंक्यूबेटर में काम होगा, वहां पे आपने पैराफिन वैक्स रखी हुई है, उसके अंदर आपने अपना टिश्यू जो है वो डाल दिया। वैक्स इनफिल्ट्रेट्स इट एंड रिप्लेसेस जाइलिन, अब जो जाइलिन थी जो आपने क्लियरिंग एजेंट यूज किया हुआ था वो वहां से रिमूव हो जाएगा, अब उसकी जगह कौन ले लेगा, उसकी जगह पैराफिन ले लेगी। टिश्यूज आर सराउंडेड बाय अ मीडियम सच एज अ पैराफिन वैक्स टू मेक अ ब्लॉक, अब वो जो टिश्यूज है, जिस तरह ये मिड में येलो सा आपको नजर आ रहा है, आ रहा है, ये येलो और ब्राउन है। ठीक है, ये एक टिश्यू है और उसके ऑल अराउंड क्या चीज प्रेजेंट है, पैराफिन वैक्स प्रेजेंट है, जो इस मोल्ड में ये काम कराया गया। ठीक है, तो ये टिश्यूज किस तरह के मीडियम के साथ सराउंड कर रहे हैं, पैराफिन वैक्स के साथ। व्हेन द वैक्स सॉलिडिफाइड, जब वो सॉलिडिफाई हो रही है तो एक प्रॉपर फर्मनेस, हार्डनेस और सपोर्ट मिल रही है किसको, टिश्यू को, और यही आपको सेक्शनिंग के दौरान चाहिए। ओवरऑल एम एम्बेडिंग का एम क्या है कि इट इम्प्रूव्स द रिबनिंग। रिबनिंग क्या होती है कि ये देखें, ये आपके पास माइक्रोटोम है, यहाँ पे आपका जो था ना, पूरा आप सेक्शन रखते हो जो पैराफिन वाला एम्बेडेड सेक्शन होता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि ये सारा आपको 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 रिबन्स नजर आ रहे हैं, पूरी आपको एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो मिड में ये एरिया है ना, ये आपका टिश्यू है, ये एरिया ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, और जो साइड पे आपका एरिया वो पैराफिन वैक्स है। ठीक है, तो
इम्प्रूव करेगा रिबनिंग को, एम्बेडिंग। अच्छा, अब अगर सोचो कि आपने एम्बेडिंग ना कराई होती, आपका खाली टिश्यू आप यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट करते, तो क्या इस तरह का अच्छा सा रिबन बनता? क्या प्यारी सी स्टेनिंग होती? नहीं, इस तरह नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने एम्बेडिंग कराई है, इस वजह से सारा जो है वहाँ पे प्रोसीजर कराया गया है। हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि टिश्यू सॉफ्ट था तो आपने इसे मीडिया प्रोवाइड किया ताकि वो हार्ड हो जाए। बेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, इसके अलावा टू इम्प्रूव एडिशन बिटवीन स्पेसिमेन एंड वैक्स, ताकि जो स्पेसिमेन है आपका, जो टिश्यू है, जो वैक्स है, उसके दरमियान एडिशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, अब एम्बेडिंग जो है ना, ये मोल्ड्स या कास्ट में की जाती है। सारे आपको मोल्ड्स या केसेट्स वगैरह नजर आ रही हैं, इनके अंदर एम्बेडिंग की जाती है। एक पेपर बोट इस तरह करके ओपन हो जाएगा, इसमें आप टिश्यू रखोगे, ऊपर से पैराफिन डालोगे और ये बंद हो जाएगा। इस तरह के आपके पास जो है मेटेलिक या फिर सिंपल पेपर बोट टाइप स्ट्रक्चर्स आते हैं, मोल्ड्स आते हैं। मेटेलिक बोट मोल्ड, ये मेटेलिक है, ठीक है। इसके अलावा पील अवे डिस्पोजेबल मोल्ड, जिसमें से आप पील कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेस मोल्ड्स हैं, कैसेट्स हैं, यूं के मोल्ड्स होते हैं जिनमें आप इम्प्रेगनेशन या एम्बेडिंग करवा सकते हो। अब आ जाए सेक्शनिंग की तरफ, ठीक है। आपकी अलहदा हेडिंग है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग क्या है कि इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ थिन स्लाइसेस। ये थिन स्लाइसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये थिन स्लाइसेस की प्रोडक्शन है ऑफ वैक्स एम्बेडेड टिश्यू वाया माइक्रोटोम। एक ऐसे टिश्यू की जो किसी वैक्स में एम्बेडेड था, और वैक्स कौन सी थी? पैराफिन वैक्स, ठीक है, वाया माइक्रोटोम। और सेक्शनिंग किस डिवाइस के थ्रू कराते हो आप? सेक्शनिंग हमेशा होती है माइक्रोटोम के थ्रू। सेक्शंस कितने इनकी क्या थिकनेस है? 5 माइक्रोमीटर थिक है। ये एक सेक्शन होगा, ये 5 माइक्रोमीटर का होगा फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके लिए 80 से 100 नैनोमीटर जो है ना आपका सेक्शन, वो होगा, मतलब इतनी थिकनेस होगी उसकी। माइक्रोटोम इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप इसे मैकेनिकली मतलब रन कर सकते हो टू कट बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, आपके स्पेसिमेंस को कट करने के लिए, इनटू वेरी थिन सेक्शंस फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ताकि आप उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर सको। मोस्ट माइक्रोटोम्स यूज अ स्टील ब्लेड। मोस्ट माइक्रोटोम्स, इनके पास कौन सा ब्लेड होता है? स्टील ब्लेड होता है। लेकिन जो अल्ट्रा माइक्रोटोम्स होते हैं ना, वो डायमंड की नाइफ को यूज करते हैं, ग्लास नाइफ को यूज करते हैं। डायमंड आपको पता है बहुत शार्प होता है, ठीक है। डायमंड की नाइफ बहुत शार्प होती है और बहुत क्लियर और बहुत बारीक जो है ना वो रिबन्स बनाती है। अब ये किस लिए यूज होते हैं? यूज टू प्रिपेयर सेक्शंस ऑफ एनिमल और प्लांट टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी, ताकि आप सेक्शंस बना लो एनिमल्स के या प्लांट टिश्यू के हिस्टोलॉजी या उन्हें स्टडी करने के लिए। वंस द सेक्शंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, एक बार जब सेक्शंस बन गए ना, तो आप उसे वार्म वाटर पे रखते हो, मतलब इस तरह करके आपके पास एक कंटेनर होता है, उसमें आपने वाटर बाथ होता है आपका, उसे वार्म वाटर कहते हैं, ठीक है। वाटर बाथ होता है, उस पर आप अपने रिबन्स को फैला देते हो। रिबन्स फैलाने के बाद जब वो तैर रहे होंगे ना, तो आप उसके नीचे से स्लाइड प्लेस करते हो। नीचे से स्लाइड प्लेस करके आपका जो सेक्शन होता है वो सारा किस पे आ जाता है? आपकी स्लाइड पे आ जाता है। ये वाली टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, अगली वीडियो में, बल्कि आपको नजर आएगी कि किस तरह से, ठीक है। इस वीडियो में पिक्चर नहीं है। अच्छा, देन दे आर पिक्ड फ्रॉम अंडरनीथ बाय ग्लास स्लाइड। फिर वही मैंने आपको बताया ना कि कंटेनर था, कंटेनर पे आपने अपने रिबन्स डाले, उन रिबन्स के नीचे से आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर एक सेक्शन लिया, और सेक्शन लेने के बाद आपने उसे क्या किया? द स्लाइड विद द सेक्शन ऑन इट इज अलाउड टू ड्राई। आपने उसे ड्राई होने के लिए रखा 37 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो सेक्शन था वो स्लाइड के साथ अडेयर कर जाए, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाओ माइक्रोटोमी की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है सेक्शनिंग टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम्स। हमारे पास एक माइक्रोटोम है, सबसे कॉमन जो माइक्रोटोम है उसे कहते हैं रोटेरी माइक्रोटोम। रोटेरी मतलब ये रोटेट करती है, आपको इसका हैंडल नजर आ रहा है, हम इसे यूं करके ना रोटेट करते हैं, मैनुअली ऑपरेट करते हैं इसको। आपको इसे घुमाना होता है, घुमाना होता है, जब आप घुमाते रहोगे ना, यहाँ पे आपका प्लेस होता है वो सेक्शन, एम्बेडेड पैराफिन वैक्स वाला सेक्शन, ठीक है। वो मूव करता रहता है, और ये जो ये चीज है ना, ये नाइफ है, ठीक है। वो मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और आपको क्या नजर आने को मिलते हैं? रिबन्स। इस तरह ये नाइफ है, यहाँ पे जो इसकी ये फ्रंट पे ये वाली स्टील की लाइन नजर आ रही है आपको, ये नाइफ है। और ये एरिया जहाँ पे आपने एम्बेडेड रखा हुआ है अपने पैराफिन वाले टिश्यू को, ठीक है। और ये इस तरह करके रिबन बनता आ रहा है। इसी तरह ये मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटोम है। किस लिए यूज होती है? यूज फॉर सेक्शनिंग ऑफ पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक्स जो पैराफिन में एम्बेडेड हुए हैं उनकी सेक्शनिंग के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्रोजन सेक्शंस इन क्रायोस्टैट एंड ऑल्सो फॉर रेजिन एम्बेडेड सेक्शंस। ये इपॉक्सी रेजिन में जो सेक्शंस एम्बेड होते हैं ना, ये उनके लिए भी यूज की जा सकती है, और जो फ्रोजन सेक्शन से क्रायोस्टैट में, उनके लिए भी यूज की जा सकती है। सेक्शनिंग अकर्स बाय रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द माइक्रोटोम हेड कंटेनिंग द ब्लॉक अक्रॉस द ब्लेड, ठीक है। वो किस तरह सेक्शन होगी कि यहाँ से ये रोटेट करोगे, मूव कराओगे, यहाँ पे ब्लॉक होगा, वो अगेंस्ट द नाइफ मूव करेगा।
अच्छा, आप जब कोई भी चीज़ काटनी हो किचन में, आप क्या करते हो, आप नाइफ को मूव करते हो, नाइफ मूव हो रही होती है, आपका जो कोई भी आलू रखा हुआ है, टमाटर प्याज कुछ भी रखा हुआ है, अपनी जगह पे स्टे रखते हो ना आप उसको, ठीक है, नाइफ मूव कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नाइफ स्टिल रहेगी, मूव कौन हो रहा है, जो वो वाला सेक्शन जिसने कट होना है। नेक्स्ट आ जो रॉकिंग माइक्रोटोम पे, रॉकिंग माइक्रोटोम में आपके पास ना दो रॉकिंग आर्म्स है, एक ये रॉकिंग आर्म है, एक ये रॉकिंग आर्म है, ठीक है। एक जो है वो सेक्शंस को कट करता है, एक जो हमारा आर्म है ना वो सेक्शंस को कट करता है, अदर जो है वो उसे सेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज लिमिटेड टू सेक्शनिंग स्मॉल सॉफ्ट ब्लॉक्स के, किस लिए इसकी, ये लिमिटेड यूज है इसका, ये किसमें यूज करता है, अगर आपने वेरी स्मॉल या सॉफ्ट ब्लॉक्स हैं उन्हें यूज करना है, क्यों, क्योंकि पास इसके पास स्प्रिंग एक्शन है, ये वाला देखो यहाँ पे इसके पास स्प्रिंग होता है, इस तरह से इससे आप, इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट आइएगा बेस स्लेज माइक्रोटोम। बेस स्लेज माइक्रोटोम एक ऐसी माइक्रोटोम है जिसमें सैंपल जो है ना उसे कहाँ पे रखा जाता है, इनको फिक्स्ड होल्डर शटल में रखा जाता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक फिक्स्ड होल्डर होता है, यहाँ पे सैंपल को प्लेस किया जाता है, विच देन मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस अ नाइफ, एंड इसके बाद ये जो ये सारा ना ये आगे पीछे इस तरह करके मूव करेगा, और ये यहाँ पे नाइफ है, ठीक है। उसके बाद द प्रेशर अप्लाई टू द सैंपल ड्यूरिंग द कट कैन बी रिड्यूस, आप इसमें जो प्रेशर आपने अप्लाई करना है ना वो आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। एंड टिपिकल इसकी जो स्लेज माइक्रोटोम 1 से 60 माइक्रोमीटर तक आपको थिकनेस वाला जो है ना वो दे सकता है, सेक्शन दे सकता है। अच्छा, अब आ जाओ स्लाइडिंग माइक्रोटोम की तरफ। स्लाइडिंग माइक्रोटोम एक अनयूजुअली डिजाइन माइक्रोटोम है विद द ब्लेड मूविंग ओवर द ब्लॉक। यहाँ पे अब जो ब्लेड है ना, कि देखो ये ब्लेड आपको नजर आ रहा है, ब्लेड सेक्शन के ऊपर मूव करेगा, ना कि जो आपके पास एम्बेडेड पैराफिन वैक्स वाला टिश्यू था वो मूव करेगा, ठीक है। अब ये जो ये वाली स्लाइडिंग माइक्रोटोम है ना, ये किस लिए ज्यादा गुड है, फॉर सिलॉइडिन सेक्शनिंग। सिलॉइडिन जिस तरह नाइट्रोसेलुलोज था ना, नाइट्रोसेलुलोज को बहुत प्योरीफाई या कंसनट्रेटेड कर दो उसमें यूज होता है। मतलब अब यहाँ पे आपकी वो वाली पैराफिन वाला ब्लॉक नहीं यूज कर रहे, अब आप सिलाइडिन या नाइट्रोसेलुलोज की बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म वाला ब्लॉक यूज कर रहे हो, एंड इट कैन प्रोड्यूस गुड पैराफिन सेक्शंस टू। लेकिन ये पैराफिन वैक्स के सेक्शंस भी बना सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमनली किसके बनाएगा, सिलाइडिन के। अल्ट्रा माइक्रोटोम आ जाओ। अब अल्ट्रा माइक्रोटोम वही वाली थी जिसमें हमने कहा था कि इसमें डायमंड नाइव्स यूज हो सकते हैं, ग्लास नाइव्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट अलाउज द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सट्रीमली थिन सेक्शंस, एक्सट्रीमली थिन सेक्शंस की प्रिपरेशन कराता है, यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और आप इसे किस में यूज करते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आपने यूज करनी है देन आप अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज करते हो। अच्छा, पुट टू कलेक्ट द सेक्शंस दे आर फ्लोटेड ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड। अच्छा, जो लिक्विड वाली चीजें हैं ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपने सेक्शन किस तरह से लिक्विड के ऊपर लेना है। अब आ जाओ क्रायो माइक्रोटोम में। क्रायो माइक्रोटोम वही जो क्रायो स्टेट वाली माइक्रोटोम थी, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर बहुत लो होता है। इट इज यूज फॉर कटिंग फ्रोजन सैंपल्स। आपके जो फ्रोजन सैंपल्स है जो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 पे प्लेस थे ना, वो उनके लिए यूज हो रहा है। The reduced temperature allows the hardness of the sample to be increased। जो reduced temperature है -196, उस पे क्या होगा, वो चीज़ पूरी हार्ड हो जाएगी, बर्फ की तरह सख्त होगी, बल्कि बर्फ से भी ज्यादा, ठीक है। तो allows the hardness of the sample to be increased, वो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर रहा है, वो अलाउ करती है प्रिपरेशन ऑफ द सेमी थिन सैंपल्स, इससे सेमी थिन सैंपल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। However, the sample temperature and the knife temperature must be controlled in order to optimize the resultant sample thickness। लेकिन आपको यहाँ पे सैंपल का टेम्परेचर, आपको नाइफ का टेम्परेचर, आपको क्रायोस्टेट का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक कंट्रोल कंडीशंस में रखना पड़ेगा, ताकि एक प्रॉपर अच्छा सेक्शन जो है वो कट हो सके। अच्छा, टिश्यू सेक्शंस की तरफ आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास ना टिश्यू दो तरह से कट हो सकता है, एक तो ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन ये जिस तरह ये सीधी लाइन है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस तरह से, या लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है लंबाई के रूप में सेक्शन आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन आर कट मेड in a plane at right angle to the longitudinal axis of the body of the subject। मतलब longitudinal axis ये सीधे वाला ना, उसका अगर right angle बनाओ तो ये वाली साइड बनेगी horizontal axis। अच्छा, अगर ये lateral end है, ये एक lateral end है, तो उसके दरम्यान वाला जो होगा वो एक transverse सेक्शन होगा। इट इज यूजुअली कंपैरेटिवली शॉर्टर, ये यूजुअली शॉर्टर होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांसफर सेक्शंस और स्पेसिमेन इज कंपैरेटिवली मोर, लेकिन उसमें से आप ट्रांसफर सेक्शंस में से पॉसिबल ट्रांसफर सेक्शंस जो निकाल सकते हो ना, वो मोर काफी ज्यादा निकाल सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरफ आ जाओ, तो ये वर्टिकल सेक्शंस होते हैं, और ये एक लॉन्गेस्ट एक्सिस ऑफ अ सब्जेक्ट वहां पे यूज होते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रन थ्रू द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आप उसे कट कर सकते हो, और ये लॉन्गर सेक्शंस होते हैं, ये वाले शॉर्टर होते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिमेन स्पेसिमेन इज लेसर, यहाँ पे ज़्यादा सेक्शंस कट हो सकते थे, यहाँ पे कम सेक्शंस कट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ स्टेनिंग में। स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टेन, आपने स्टेन्स का यूज करना है ताकि आप सेल्स को, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को विजिबल कर सको, उन्हें प्रॉपरली देख सको माइक्रोस्कोप पे, उनका कंट्रास्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके पर्पसेज हैं स्टेनिंग के, एनहांस द कंट्रास्ट एंड मेक द सेलुलर और द मेक सेल्स एंड सेलुलर स्ट्रक्चर विजिबल, ये दोनों इसके यूजेस हैं स्टेनिंग के, ठीक है। अच्छा, द माउंटेड सेक्शंस, वो वाले सेक्शंस जो आपने तैयार कर लिए, दे आर ट्रीटेड विद अप्रोप्रिएट हिस्टोलॉजी स्टेन, उस पर प्रॉपर आप स्टेन यूज करते हो। बायोलॉजिकल टिश्यूज हैव वेरी लिटिल वेरिएशन इन कलर शेड्स व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। बायोलॉजिकल टिश्यूज में ना हमारे पास स्टेन्स की इतनी टाइप्स नहीं होती, तो 2-3 ही ऐसे कलर्स होते हैं जो आपको नजर आएंगे स्लाइड में, ठीक है, और आप फिर उसे माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, staining biological tissue is done to both increase the contrast of the tissue and also highlight some specific features of interest, ठीक है। अब आप उसे जब स्टेन कर रहे हो बायोलॉजिकल टिश्यू को, तो उसका पर्पस क्या है कि वो इंक्रीज कर रहा है कंट्रास्ट को एंड उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को इंक्रीज कर रहा है, एनहांस कर रहा है। जब स्टेनिंग का भी कुछ प्रोसीजर है, स्टेनिंग में सबसे पहले क्या था कि आपने जब माइक्रोटोमी के थ्रू अपने सेक्शंस कट कर लिए ना, यहाँ पे आपके जो रिबन्स आ रहे थे ये वाले, ठीक है, ये आपने कट कर लिया, आपने इसे स्लाइड पे ले लिया विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ की मदद से। जब आपने इसको अपनी स्लाइड पे ले लिया ना सेक्शन को, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। क्या है कि आपने उसकी डी पैराफिनाइजेशन करनी है। डी पैराफिनाइजेशन का मतलब है कि आपके वहां पे जो एक मिड में सेक्शन था, सेक्शन के एंड पे पैराफिन वैक्स थी, हर तरफ पैराफिन वैक्स थी, आपने उस वैक्स को रिमूव करना है ज़ाइलिन यूज करके। ज़ाइलिन आपको पता है पैराफिन को डिसॉल्व कर देगी। फिर आपने उसकी रिहाइड्रेशन करानी है। अब रिहाइड्रेशन के लिए आप डिसेंडिंग अल्कोहल यूज करोगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आओगे, 90 70 50 20 10 इस तरह करके, और फिर डिस्टिल्ड वाटर में उसे वॉश करोगे अराउंड 30 मिनट्स ईच। मतलब देखो, पहले 90% में वॉश किया, फिर पानी में, फिर 90%, रुको मैं बताती हूँ। देखो, डिसेंडिंग इथेनॉल में यूज करना है ना, 90% एथेनॉल ली, 30 मिनट के लिए आपने उस पर रखा, फिर पानी में 30 मिनट के लिए उसे रखा, फिर 70% के लिए ली, फिर आपने उसे 30 मिनट के लिए रखा, मतलब इस तरह करके आपने करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ हेमाटोजाइलिन यूज इन स्टेनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है जो आप एनिमल टिश्यू को स्टडी करने में यूज करते हो। टिश्यू जो है वो फर्स्टली स्टेन किया जाता है हेमाटोजाइलिन से फॉर 10 मिनट्स के लिए। ये जो स्टेन होता है ना, ये हेमाटोजाइलिन, ये बेसिक स्टेन होता है, ठीक है। और ये ना एसिडिक सेल में जो एसिडिक कंपोनेंट्स होंगे ना, उन्हें डायरेक्ट करेगा। तो सेल में एसिडिक कंपोनेंट न्यूक्लियाई होता है ना, तो उसे ब्लू कलर दे देगा। टिश्यू इज रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर, टिश्यू को आप डिस्टिल्ड वाटर से रिंस कर सकते हो एंड देन डिप इन एसिडिक अल्कोहल, उसके बाद आप उसे एसिडिक अल्कोहल में डिप कर सकते हो, ताकि सिर्फ जो न्यूक्लिया है उसका कलर ब्लू रहे, बाकी सारा जो है ना वो रिमूव हो जाए। अल्कोहल एज अ डीकलराइजर यूज होता है, मतलब कलर को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल क्या होती है? एसिड अल्कोहल, आपके पास ऐसे अल्कोहल है जिसमें 70% अल्कोहल होगी और बाकी 30% आप उस पर अपना एसिड यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्लाइड जो है वो वॉश कराई जाती है स्कॉच टैप वाटर से। स्कॉच टैप वाटर ऐसा पानी है जो एक अल्कलाइन वाटर होता है ये, ठीक है। इसकी पीएच थोड़ी अल्कलाइन की तरफ होती है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। इट इज एन वॉश अगेन इन डिस्टिल्ड वाटर, फिर बाद में आप उसे दोबारा वाटर से वॉश करोगे, फिर ईओसिन से स्टेन करोगे। मतलब सबसे पहले स्टेन किससे किया? हेमाटोसाइलिन से। हेमाटोसाइलिन से स्टेन करने के बाद आपने उसे डिस्टिल्ड वाटर से रिंस किया, एसिडिक अल्कोहल में डिप किया। ये स्टेनिंग का सारा प्रोसीजर है, ठीक है, हेमाटोसाइलिन एंड ईओसिन की स्टेनिंग का। फिर आपने उसे दोबारा डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया, न्यूट्रलाइज किससे कर रहे हो? स्कॉच टैप वाटर से। स्कॉच टैप वाटर से करने के बाद आप उसे दोबारा वॉश करो डिस्टिल्ड वाटर में, आपने इसी तरह सारा याद रखना है, और फिर उसे स्टेन करोगे ईओसिन से सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ताकि साइटोप्लाज्म जो है ना वो स्टेन हो जाए, और ये पिंक कलर की स्टेन होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोलेजन एंड रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स और ये सारी चीजें किससे स्टेन होंगी? ईओसिन से स्टेन होंगी, और इनका कलर आपको देखने को क्या मिलेगा? पिंक कलर देखने को मिलेगा। फिर इसमें आप डिहाइड्रेशन कराते हो, स्पेसिमेंस को डिहाइड्रेट करते हो, सेंडिंग अल्कोहल में 10 20 50, ठीक है, हम पहले कर चुके हुए हैं। फिर इसमें आप क्लियरिंग करा रहे हो। अब सारे जितने भी एजेंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई अल्कोहल के ट्रेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने का मतलब है कि सैंपल बहुत ट्रांसपेरेंट नजर आएगा एंड बहुत क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट्स भी ऐसे यूज करोगे जो आपके सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई करें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ माउंटिंग पे। माउंटिंग कुछ भी नहीं है, माउंटिंग में सिर्फ क्या है कि आपके पास एक चीज़ है, डीपीएक्स होता है, कनाडा बाल्सम होता है। ये आप अपने ना
टिश्यू के ऊपर प्लेस करते हो, ऊपर कवर स्लिप लगा देते हो, ये परमानेंट प्रॉपर स्लाइड बन जाती है। दिस इज माउंटिंग। तो माउंटिंग इज डन टू प्रिजर्व एंड सपोर्ट अ स्टेन्ड सेक्शन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माउंट किस तरह करते हैं? सिंगल ड्रॉप ऑफ डीपीएक्स, माउंटेड एक सिंगल ड्रॉप ऑफ डीपीएक्स है, हमारे पास सोल्यूशन है डीपीएक्स का, वो यूज कर रहे हो। कवर स्लिप को आपने 45 डिग्री के एंगल पर रखना है। ये जो एंगल पड़ा हुआ है 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अलाउइंग द ड्रॉप टू स्प्रेड अलोंग द एज ऑफ द स्लिप, ठीक है। और फिर ड्रॉप जो है वो बिल्कुल स्लिप के एज पर होगा, एंड देन आप उसे उसके ऊपर प्लेस कर दोगे स्लोली से, और आपके पास जो है स्लाइड आ जाएगी। और फिर ये सारी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स कहाँ पे ऑब्जर्व की हुई है? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की हुई है। ये लंग टिश्यू की स्लाइड्स हैं। इसमें अगर कोई डिजीज टिश्यू है तो वो पता चल जाएगा। एम्फेसीमा, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है ऐसा पेशेंट है जिसके लंग्स खराब है, उनकी स्लाइड्स हैं। रेटिना की, कार्टिलेज, मसल टिश्यूज वगैरह इन सब की है, ठीक है। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना है। होप समझ आ गई हो। नेक्स्ट में हमने स्टेनिंग्स में और डिटेल देखनी है, क्योंकि स्टेनिंग एज अ सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे स्टेनिंग इतना डिटेल में नहीं था, ठीक है। स्टेनिंग अलग देखेंगे हम। बाकी माइक्रोटोमी आपने सारा यही वाला करना है, सेक्शन कटिंग करना है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टिश्यू प्रोसेसिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।